नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना, उसकी क्या योग्यताएं हैं, कार्य क्या है, दायित्व क्या है, नामांकन का क्या नियम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य होते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में। फिर उच्च और उच्चतर विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले माता पिता या अभिभावक कम से कम एक सदस्य निम्न में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या अल्पसंख्यक, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक होंगे। तो देखिए, उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या 12 होनी चाहिए और जो प्रारंभिक विद्यालय हैं जहां 1 to 5 या 6 to 8 के जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पे भी माता पिता या अभिभावक की तरफ से जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या भी 12 होती है। तो प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की संख्या हाई स्कूल में 4 होती है और जो एलिमेंट्री स्कूल्स है उसमें 2 होती है। अगला है कि स्थानीय प्राधिकारी हाई स्कूल या फिर जो +2 है वहाँ पे 1 होती है और जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ भी 1 होती है। बाल संसद की बात करें तो बाल संसद से 1 प्रतिनिधि होते हैं हाई स्कूल में और जो 1 to 8 स्कूल होते हैं उसमें भी 1 होता है। अब कल्याण पदाधिकारी या उसके प्रतिनिधि यदि हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ 1 होता है और प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे 0 होता है। तो कुल सदस्यों की संख्या सारे मिला करके हाई स्कूल या फिर +2 में 19 हो जाती है और 1 to 8 के जो स्कूल हैं वहाँ पे 16 हो जाती है। अब हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि जो सदस्य हैं वो साक्षर होना चाहिए, तभी तो जानेंगे, बूझेंगे, समझेंगे, सिग्नेचर कर सकेंगे। दूसरा है पोषक क्षेत्र में स्थायी निवास होना चाहिए उनका। तीसरा है जिसका पुत्र या पुत्री संबंधित विद्यालय में पढ़ता या पढ़ती है उसके छात्र या छात्रा कम से कम 3 वर्ष तक विद्यालय में अवश्य रहे, ऐसा ही कोशिश करना है। विद्यालय के उच्चतम कक्षाओं के माता पिता या अभिभावक को समिति का सदस्य नहीं बनाना है। चौथा है एक ही परिवार से लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं लेना है। 5वां है समिति में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे। 6ठा है अध्यक्ष के चुनाव दोबारा होने पर सकारण सक्षम प्राधिकार को सूचित जरूर से जरूर करना चाहिए। 7वां है जिनके विरुद्ध कोई पुलिस केस या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो उन्हीं को चुना जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जाएगी। 8वां है विद्यालय विकास में रुचि रखते हों जो। 9वां है समिति में यथासंभव 50% महिलाएं होनी चाहिए। और 10वां जो है वह पिछले कार्यकाल में चयनित सदस्य जो लगातार 3 बैठक में अब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे हों, उनका दोबारा चयन नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो वैसे ही लापरवाह रहेंगे और जो बैठक है उसमें अनुपस्थित रहेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य और दायित्व। पहला है कि विद्यालय में आसपास के सभी बालकों एवं बालिकाओं का नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। दूसरा है जो अधिनियम है उसमें उल्लिखित बालक के अधिकारों एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय, माता पिता और अभिभावक के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास
कि जनता को सरल ढंग से बताना। तीसरा है अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित मानकों को विद्यालय में बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। चौथा है बालक या बालिका के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लाना। पांचवा है विद्यालय की आवश्यकताओं को पता लगाने, योजना तैयार करने का कार्य करना। छठा है निःशक्तग्रस्त बालकों की पहचान करना, उनका नामांकन करवाना और उनकी शिक्षा की सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य सुनिश्चित करना। सातवां है विद्यालय में MDM यानी कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवाएगी और योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण भी करेगी। आठवां है योजना की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। नौवां है प्रत्येक उक्त समिति का एक बैंक शाखा होगा एवं समिति द्वारा प्राप्त किसी भी धनराशि को इस बैंक खाते में रखा जाएगा और इसका वार्षिक रूप से अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग भी होगा। 10वां है विद्यालय में संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक जो कि हेड टीचर होते हैं द्वारा हस्ताक्षरित करना और उनके तैयार किए जाने के 1 माह के भीतर स्थानीय प्राधिकार को उपलब्ध कराना। आइए थोड़ा जानते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ अन्य कार्य भी, जैसे कि प्रत्येक महीने की 25 तारीख को अवकाश यदि है उस दिन तो अगले कार्य दिवस पर 26 तारीख को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेना एवं मीटिंग की कार्रवाई तैयार करना। दूसरा है विद्यालय का कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य में ना लगे, इसका क्रियान्वयन कराना। छात्रों या छात्राओं के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर विद्यालय प्रबंधन समिति इसे स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लाएंगे। और जो अंतिम बात है छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाएंगे और उनकी उपस्थिति विवरणी को ई-विद्या वाहिनी में अपडेट करवाएंगे, यानी कि अद्यतन करवाने का भी काम करेंगे। और विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मासिक बैठक होगी उसकी कार्रवाई का ये प्रारूप है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप आसानी से देख सकेंगे। जैसे है बैठक संख्या 1 में विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक की कार्रवाई का प्रारूप। आज दिनांक मान लीजिए 11 दिसंबर 2024 को विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय मुरुलसुदी प्रबंधन समिति की मासिक बैठक आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे विद्यालय परिसर में समिति के अध्यक्ष श्री दुखीराम महतो या श्रीमती जो भी है की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए। क्रम संख्या 1 2 3 4 उपस्थित सदस्यों का नाम देंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर उनका पदनाम कि वो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, फिर उनके हस्ताक्षर लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन की स्थिति के बारे में लिखेंगे। पिछली बैठक का प्रस्ताव का विषय क्या था, पिछली बैठक का निर्णय क्या था, कार्य प्रगति की स्थिति के बारे में लिखेंगे। निर्णय के अनुपालन या क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति कौन थे। उसके बाद बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई, विचार विमर्श कर कार्य पूर्ण करने की रणनीति आदि तय की गई। मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव के विरुद्ध निम्न निर्णय लिए गए और इसके क्रियान्वयन कार्य की निर्धारित अवधि तय करते हुए संबंधित प्रधान शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद आज की चर्चा के मुख्य बिंदु या विषय प्रस्ताव संख्या 1 के विरुद्ध लिया गया निर्णय, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा, लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति,
प्रस्ताव संख्या 2 के विरुद्ध लिया गया निर्णय, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा, लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति और अगली बैठक का दिनांक भी तय कर दिया जाए। उसको समय पूर्वाह्न इतना बजे को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही धन्यवाद सर्वसम्मति से बैठक समाप्त की गई। यही होगा उसका प्रारूप। अब है कि नामांकन एवं ठहराव को लेकर के क्या करना है। नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं अनुपालन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका है। नामांकन को लेकर के तो विद्यालय प्रबंधन समिति को अपने पोषक क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनका नामांकन करवाना एवं नियमित उपस्थिति का अनुसरण करना महत्वपूर्ण कार्य है। नामांकन की समझ बनाने के लिए हेड टीचर से ग्राम शिक्षा पंजी लाने को कहा जाए। अलग अलग गांव या टोले के 5 से 18 आयु के वर्ग के जो सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति को दिखाया जाए। यदि किसी बच्चे का नामांकन नहीं किया गया तो सबसे पहले उस बच्चे के नामांकन कराने की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। उसके बाद उपस्थिति, प्रधानाध्यापक से सभी कक्षा की उपस्थिति पंजी प्राप्त करके नामांकित बच्चों एवं उनकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी दी जाए। निरंतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाए। उनकी अनुपस्थिति के संभावित कारणों पर विचार कर विद्यालय में वापस लाने के लिए उस पर उपाय पर चर्चा की जाए। यह कार्य केवल प्रशिक्षण का मुद्दा नहीं है बल्कि सतत निगरानी और अनुसरण का काम है। इसे प्रतिभागियों को समझाया जाना है। अब है कि जो छीजित बच्चे हैं यानी कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनका नामांकन और उपस्थिति। सबसे पहले छीजन की समझ बनाया जाना है। ये वे बच्चे होते हैं जो किसी कारण से विद्यालय नहीं आते हैं या वैसे बच्चे भी हो सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं या कुछ समय के लिए बाहर चले गए हैं एवं वापसी के बाद विद्यालय नहीं आ रहे हैं। होता है बहुत सारे बच्चे बाहर काम करने चले जाते हैं, काम करके लौटते हैं कुछ पैसे लेकर के, मोबाइल वगैरह उनके पास हो जाता है, बस स्कूल आना बंद, मोबाइल में बिजी। फिर जब पैसे खत्म होंगे तो फिर काम करने बाहर चले जाएंगे। ये परंपरा देखी गई है। तो पोषक क्षेत्र के छीजित बच्चों की पहचान करनी है। विद्यालय नहीं आने के कारणों का पता लगाना है। विद्यालय में जो अब्सेंट हैं वो उनके क्या कारण हैं। कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता का आजीविका उपार्जन के लिए घर में अनुपस्थिति, जिसके कारणवश बच्चे घर की देखभाल के लिए विवश हो जाते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रदत्त जो चीज़ें हैं उसके कारण भी हो सकता है। अब आते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को निपुण भारत कार्यक्रम यानी कि FLN कार्यक्रमों पर सुझाव विकसित करना। निपुण भारत कार्यक्रम में बच्चों को सीखना हमारी उम्मीद है। आंकड़ों एवं शोध के अनुसार कई बच्चे कक्षा 2 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर सभी बच्चों को ये कौशल हासिल कराना है। कक्षा 2 तक के बच्चों में FLN कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। 6 to 8 वर्ष की आयु के बच्चे अपना जो अधिकांश समय है घर या समुदाय में बिताते हैं और अपनी आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव आदि के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। ऐसे में सीखने सिखाने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिभावक की क्या भूमिका है? ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन उनके पड़ोस के स्कूल में हो गया हो। सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। घर और समुदाय में बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। बच्चों में सीखने सिखाने की रुचि बढ़ाएं। बच्चों को यह समझने में मदद करें कि वे क्या सीख रहे हैं। अब जानते हैं निपुण भारत के लक्ष्य क्या हैं और SMC की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो निपुण भारत के लक्ष्य के विकासात्मक चरण हैं। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले
और ये निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और विकास स्थापित करने में निपुण बने, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हो और बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। क्लास 2 तक भाषा सीखने की अपेक्षा है कि मौखिक अभिव्यक्ति बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में सक्षम हो। अगला है कि पढ़ना और लिखना बच्चे समझ के साथ पढ़ सकें और सरल शब्दों और वाक्यों को लिख सकें। कक्षा 2 तक यदि गणित की बात की जाए तो संख्या ज्ञान मतलब बच्चे 99 तक की संख्याओं को सही ढंग से पढ़ और लिख सकें। अंक गणित की बात करें तो बच्चे जोड़ और घटाव जैसे बुनियादी अंक गणित कार्यों को कर सकें। समस्या समाधान की बात करें तो बच्चे अपने आसपास की परिस्थितियों में गणित का उपयोग करके सरल समस्याओं को हल कर सकें। अब आते हैं एसएमसी की भूमिका और जिम्मेदारी। निपुण भारत कार्यक्रम की सफलता में एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएमसी सदस्य अपने स्कूलों में एफएलएन यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। अभिभावक भागीदारी बढ़ाना, अन्य अभिभावकों को एफएलएन के महत्व के बारे में जागरूक करें। बच्चों के घर पर सीखने में सहायता के लिए सामग्री प्रदान करें। माता पिता या शिक्षक बैठक जो पीटीएम है उसको नियमित रूप से उसमें भाग लें। और एफएलएन में निवेश बढ़ाना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए समुदाय से सहयोग लेना। पंचायतों को एफएलएन में समय और संसाधन के लिए प्रोत्साहित करना। और आखिर है कि स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री में सुधार के लिए उनकी वकालत करना। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाए तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रयास कम प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जो है एनईपी, प्रोजेक्ट रेल आदि कार्यक्रमों पर समझ विकसित करना होगा। प्रयास कम प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जो एनईपी है वो क्या है, सभी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 11 के छात्र छात्राओं के सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास कम प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एनईपी का संचालन और क्रियान्वयन जो है वो सितंबर 2003 से किया जा रहा है, जिसमें बच्चों में सकारात्मक बदलाव जैसे कि विद्यालय आने में रुचि, सकारात्मक मानसिकता का विकास, विद्यालय विकास की गतिविधियों में सहभागिता, सद्भावना, नेतृत्व क्षमता का विकास, संविधान के सार की जानकारी, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व आदि को आत्मसात कर सकें। अब है कि प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग के संचालन या क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के अंतर्गत 1 से 12वीं के छात्रों के लिए साप्ताहिक जांच परीक्षा समय सारणी निर्धारित है, जिसमें विद्यालय में प्रश्न पत्रों को ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और परीक्षा के उपरांत परीक्षा फल का प्राकलन अगले सप्ताह के बुधवार तक कर लिया जाता है। टॉपर छात्रों को प्रार्थना सभा में पुरस्कृत करना और विद्यालय के सूचना पट में संबंधित बच्चों का नाम, प्राप्तांक, फोटोग्राफ सहित लगाना है। अगली बात है विभाग या सरकार द्वारा निःशक्त बच्चों CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स के लिए एड और अप्लायंसेस, एस्कॉर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता, होम बेस्ड एजुकेशन आदि की सुविधाएं या सहायता प्रदान की जाती है। और उसी कड़ी को यदि आगे बढ़ाएं तो विद्यालय विकास अनुदान, स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट की बात करें, विद्यालय के शिक्षण कार्य में सहयोग और आंशिक मरम्मती और रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष विद्यालय को अनुदान दिया जाता है, जिसमें विद्यालय को चौक, डस्टर, रजिस्टर, बाल्टी, झाड़ू और अन्य आवश्यक वस्तुओं और आवश्यकता अनुसार आंशिक मरम्मती और रखरखाव का कार्य किया जा सके। इसके लिए अनुदान राशि विद्यालय में नामांकित छात्रों के आधार पर दी जाती है। यदि बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की और कितना रुपया मिलता है, यदि 1 से 30 तक बच्चे हैं तो 10,000 मिलता है, 31 से 100 तक हैं तो 25,000 मिलता है, 101 से 250 तक है तो 50,000 मिलते हैं और 251 से
1000 तक बच्चे हैं तो उनको 75,000 मिलते हैं, और 1000 से भी एबव या उतना ही तो फिर 1,00,000 रुपया है। अगली बात है कि पेरेंट एक्टिविटी कैलेंडर, अभिभावक गतिविधि कैलेंडर। यह कैलेंडर बच्चों और परिवारों के लिए हर दिन एक मज़ेदार गतिविधि सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए मदद करता है। कैलेंडर में त्यौहार का दिन है, माता पिता अपने बचपन में इसे मनाने के लिए अपने अनुभव अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। अभिभावक गतिविधि कैलेंडर माता पिता को बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन के विषयों का बातचीत करते हैं, उसके लिए कैलेंडर से राष्ट्रीय महत्व के दिनों, त्योहारों, वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक घटनाओं पर बातचीत करके अपने बच्चों से साझा कर सकते हैं। अभिभावक गतिविधि कैलेंडर माता पिता बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन के विषयों पर बातचीत साझा भी कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं कि बच्चों को जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो कौन सी हैं। तो पहली है पोशाक। क्लास 1 से 8 के विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत और राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई जो भी राशि है, तो सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक, स्वेटर, जूता, मोजा की राशि जो है अब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यदि प्राइमरी की बात करें 1 to 5 के, तो 2 जोड़ा पोशाक के लिए प्रति छात्र या छात्रा को 350 रुपये, एक फुल स्वेटर के लिए 150 रुपया, एक जोड़ा जूता और मोजा के लिए 100 रुपया, तो कुल 600 रुपया। और यदि अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए बात की जाए तो 2 जोड़ा पोशाक के लिए 400 रुपया एक बच्चे पर, एक फुल स्वेटर के लिए 200 रुपया और एक जोड़ा जूता और मोजा के लिए 160 रुपया, यानी कि 6 to 8 को कुल मिला करके 760 रुपया। और यहीं नोट करने वाली बात है कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको पोशाक के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। अब है दूसरा है, ये तो पहले पोशाक से रिलेटेड हो गया। दूसरा है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक क्लास 1 से लेकर के 12 तक, मतलब पहली से लेकर के 12वीं के जो सभी बच्चे हैं पढ़ने वाले छात्र छात्रा को हर एक वर्ष जो है निःशुल्क टेक्स्ट बुक दी जाती है पढ़ने के लिए। तीसरा है विद्यालय किट। राज्य सरकार के विद्यालय किट योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 से लेकर के 8 के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर एवं कटर यानी कि शार्पनर और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया जाता है। और चौथी बात है PM पोषण के अंतर्गत बच्चों को विद्यालय में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोगी साबित होता है। अब है कि समिति की बैठक जो है वो किस तरह आयोजित होती है। तो समिति की बैठक हर महीने के 25 तारीख को होनी है। दूसरा है मासिक बैठक में कम से कम 10 से 12 सदस्यों की उपस्थिति होनी जरूरी है और एक वर्ष में कम से कम 10 बैठक होना अनिवार्य है। एक वर्ष में 12 महीने तो कम से कम 10 बैठक मतलब 10 महीनों में होना जरूरी है। और विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए कार्यों के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। विज्ञान कक्ष का अवलोकन करते हैं, वो कार्य योजना और जिम्मेदारी लेते हैं। लाइब्रेरी कार्य का वो अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। किचन गार्डन बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लाइब्रेरी का निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं। होम विजिट कर सकते हैं बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। विद्यालय की घेराबंदी कर सकते हैं यदि बाउंड्री वॉल नहीं है तो। इसी तरह मिड डे मील की गुणवत्ता की भी जांच कर सकते हैं। विद्यालय के मुद्दों के लिए बैठक कर सकते हैं। साफ सफाई में सहयोग कर सकते हैं। हैंड वॉश स्टेशन का निर्माण कर सकते हैं जहां बच्चे जाकर के अपने हाथ की सफाई करें। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अपने कार्य और जिम्मेदारी पूरी नहीं करने पर विद्यालय में पड़ने वाले प्रभाव क्या हो सकते हैं, थोड़ी उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। विद्यालय में जो क्वालिटी है उससे संबंधित मापकों का अवलोकन नहीं हो पाएगा। विद्यालय के डेवलपमेंट से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। कम्युनिटी में, समुदाय में शिक्षा की जागरूकता भी कम हो जाएगी। आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल में फिर दोबारा नहीं आ सकेंगे। विद्यालय और कम्युनिटी के बीच की जो कड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों की जो अनुपस्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और स्कूल में नामांकन यानी कि
एनरोलमेंट जो है वो कम हो जाएगा। और विद्यालय में लेखा और अकाउंट्स प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से भी नहीं हो सकेगी। सरकार की शिक्षा से संबंधित योजनाएं जो है उसकी जानकारी समुदाय में सही तरीके से नहीं पहुंच सकेगी। और आप जानते हैं कि जहां पे कम्युनिकेशन गैप होता है वहां पे विवाद भी उत्पन्न होते हैं, वहां पे डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, वहां रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो ये था विद्यालय प्रबंधन समिति की रचना, उसकी योग्यताएं यानी कि अर्हताएँ, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या कार्य है और क्या अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद है ये वीडियो जो है विद्यालय प्रबंधन समिति को जानने के लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार क्या हैं वो जानने के लिए, उनके कर्तव्य क्या हैं ये जानने के लिए, क्या उनकी योग्यताएं हैं ये जानने के लिए, क्या प्रभाव पड़ सकता है यदि वो कॉपरेट नहीं करते हैं तो इन सब में आपको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी मिली होगी। तो ये यदि ऐसा कुछ आपको हेल्प होता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने गार्जियंस को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो फिर कई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।